नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक के मन की कलम से मैं नितिन पॉल सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता। इन पंक्तियों के रचयिता श्रीयुत श्री कृष्ण सरल जी की राष्ट्रीयता के मार्ग पर चल रही एक संस्था उज्जैन में सक्रिय है, सरल काव्यांजलि। विगत 18 वर्षों से सामाजिक और साहित्यिक दोनों स्तरों पर कार्यरत है। उपेक्षित साहित्यकार और सामाजिक दायित्व निभाने वाले व्यक्तियों को यह सम्मानित करती रहती है। मैं श्रोताओं को विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि दिवाली पर जब सारा भारत जगमगाता है, तब भारत से गुलामी का अंधेरा हटाकर स्वतंत्रता की रोशनी लाने वाले शहीदों की प्रतिमाएं अंधेरे में रहती है। उस दिन सरल काव्यांजलि के सदस्य शहर की सभी शहीदों की प्रतिमाओं पर दीप जलाकर रोशनी करते हैं। चूंकि यह साहित्यिक संस्था है, इसके सदस्य साहित्य विधा में भी दखल रखते हैं। आज मन की कलम से कार्यक्रम में संस्था सदस्य अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। मैं इन पंक्तियों के साथ आज हर्षिता तिवारी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं जिसे ओढ़ता हूँ बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ रहा भूल जाता हूँ। दुष्यंत कुमार जी की इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित है हर्षिता तिवारी जी। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं हर्षिता रीना राजेंद्र अपनी पहली कविता, जिसका शीर्षक है हम कविताएं हैं, इसका आरंभ करना चाहती हूँ। हम सब कविताएं हैं जिनके अक्षर हमें जन्म पर सौंपे गए, जो समझ और तजुर्बे के धागे से पिरो दिए गए शब्दों में स्वयं सार्थक होने में कुछ और नए अनुभवों की बदौलत उन शब्दों की कतार बनती गई मार्मिक पंक्तियां, अच्छी बुरी कठोर या नर्म जैसी भी रचती चली गई सुंदर कविताएं। कुछ पहचान ली गई कवियों द्वारा तो कुछ वंचित रही इस सौभाग्य से, पर कम नहीं होता इससे किसी कविता का सौंदर्य। जैसे गुलाब ना भी चुना जाता कविता के लिए, तब भी उतना ही महकता। लिखे जाने का संबंध व्यक्तित्व से नहीं सौभाग्य से जुड़ा है, कवि के मोहित होने का और तुम्हें महसूस करने का। बहुत शानदार, बहुत शानदार। भीतर झांकोगे तो पाओगे तुम सब एक कविता हो, भले ही आपस में अलग ढंग से रची हुई, परंतु अतुलनीय, भावुक और श्रेष्ठ। मेरी दूसरी कविता अवसाद यहाँ शुरू होती है। आंखों के नीचे काले घेरे हैं और आती हुई सी गहरी नींद भी। आप सभी ध्यान दीजिएगा, यह अवसाद के बारे में है, जो कि हम में से कई लोग महसूस करते हैं जीवन के अन्य पहलुओं में। आंखों के नीचे काले घेरे हैं और आती हुई सी गहरी नींद भी, पर सोने को दिल नहीं कर रहा। सोच रहा हूँ कुछ है जो सही नहीं। असलम कुछ देर चुप रहता है तो लगता है जैसे शायद कोई भूल हुई हो मुझसे। तभी कोई याद करता है तो बात क्यों न की, कुछ देर खुद को कोसता हूँ। चार चवन्नी का ख्याल जो गुम था लौट आता है कभी कभी, कुछ आता नहीं बस तो आंख तक कोई रुमाल, क्योंकि सूखा पड़ा है। जैसे बचाना हो सीने में कुछ, इस व्यापारी का कारोबार नहीं। जला दिए हो सूखे पत्ते हौसलों के और तपते हो जैसे सारे कल। घर से भाग दूर कहीं जाने को जी चाहता है, कभी घर में दो पल को हुआ खाली बिस्तर भी डराता है। रब नहीं मिलता कभी बैठा हुआ पास मेरे, रब नहीं मिलता कभी बैठा हुआ पास मेरे, कभी रब को मन खुद ही छोड़ आता है। जानता हूँ चाहत बरसों की तो कभी लम्हे से कतराता हूँ। कितनी अजीब बात है इन बातों की, देना चाहता हूँ दे नहीं पाता हूँ। अपने से क्यों तंग आता हूँ, हवा में घुल जाते हैं सारे खत जिनमें वक्त आजादी की फिरौती मांगता है। क्या बात। मेरी मुझी से, और मैं पटकता हूँ पैर, चिल्लाता हूँ बस बहुत हुआ, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मेरी अगली कविता का शीर्षक है यशोधरा। यशोधरा पे लिखना आसान नहीं था मेरे लिए,
परंतु बहुत विचार करने के बाद कुछ पंक्तियां निकल कर आई हैं। यशोधरा थी तो थे बुद्ध, जिन्होंने स्वयं मंशा के विरुद्ध त्याग किया जग कल्याण को। यशोधरा समझी थी बुद्ध की पीड़ा, बुद्ध के पीड़ाओं की जड़ को समझने से भी पूर्व। तो क्या यशोधरा बुद्ध से भी पहले बुद्ध नहीं थी? जिनका त्याग ही उनकी तपस्या था, जिनका त्याग ही उनकी तपस्या था। महल में होकर महल त्यागना, पति और पुत्र का वह बलिदान जिसकी कल्पना ही असंभव हो, उसे सत्य कर देना। क्या हम केवल बुद्ध के ऋणी हैं? हमें अवश्य बुद्ध हो जाना चाहिए कि देख सके चहु और विद्यमान कष्ट को तथा तत्पर रहे उसके निवारण हेतु। परंतु यशोधरा होना सरल नहीं, सरल नहीं। बहुत बढ़िया हर्षिता जी, बहुत बढ़िया। मेरी अगली कविता एक ऐसे शीर्षक को लेकर है जिसे हम सभी लगभग महसूस कर पाएंगे, माँ की शिक्षा। स्वागत है। वैज्ञानिकों की खोज इतना कहाँ सिखा पाई जितना सिखा गया उस एक का होना। थकावट के बाद भी रसोई में सबके लिए सिकती रोटी के आकार से, ध्यान दीजिएगा, थकावट के बाद भी रसोई में सबके लिए सिकती रोटी के आकार से, माथे पर गहरी लाल बिंदिया, हाथों में सजे चूड़ी कंगन से मैं समझ गया था कच्ची उम्र में ही, बिना कोई किताब पढ़े, कि दुनिया गोल है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मेरी अगली दो कविताएं कवियों पर है, उन सभी लोगों के लिए जो यहाँ बैठे हैं और उन सभी लोगों के लिए जो अपने विचार कलम के माध्यम से पन्नों पर लिखते हैं, हम सभी के लिए। मेरी कविता का शीर्षक है कौन लिखेगा। स्वागत। उन दिनों में जब पन्ने खाली हों, मन उलझा हो और मौन हो भावना। उन दिनों में जब पन्ने खाली हो, मन उलझा हो और मौन हो भावना। खिड़की सूनी हो और कम हो जागना, खिड़की सूनी हो और कम हो जागना। कौन लिखेगा लेखक के लिए? कोई लिखेगा लेखक के लिए, या सौंपा जाएगा सुबह को फिर एक मायूस कोरा आसमान। बहुत सुंदर। मेरी अगली कविता जो कि कवियों पर है, इसके साथ मैं इस क्रम का अंत करना चाहूंगी। इसका शीर्षक है बेचैन कवि। कवि जब भी कुछ लिखता है, तमाम बेचैनियों को कागज पर उतार कर भी एक बेचैनी है जो हृदय से बेघर नहीं होती। बेचैनी की निज पीड़ा अक्षरों के हवाले कर भी दी, तो जब औरों की वेदना लिखी, कहीं कुछ छूट ना गया हो, कहीं किसी घाव पर यूं हुआ कि मलहम ना लगा हो, फूंक करना रह गया हो। बेचैनी की कहीं आधी दुनिया से वो अब भी अनजान है, आधे मायूस परेशान चेहरे अब भी अनदेखे रह गए हैं। कौन कहेगा उनकी कहानी, कौन बनेगा उनकी आवाज। गहरे तमस में दीपक बनने की चाह रखता कवि बेचैन रहता है, लौ ठीक से जली हो, उसके लिखे अक्षरों के प्रकाश से कोई जगह ना छूती हो। बहुत खूब। धन्यवाद। ये थी नगर की कवियत्री हर्षिता तिवारी जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM, और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी में। और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या। दोस्तों, अभी हमने सुना कि किस तरह से रचनाकारों ने अपनी रचनाओं को कितने आनंद के साथ हमारे बीच प्रस्तुत करा। तो चलिए सुनते हैं हमारे रचनाकारों की अन्य रचनाएं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी में। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजेंद्र देवधरे जी दर्पण को, नागार्जुन की इन पंक्तियों के साथ। बहुत दिनों बाद अब की मैंने जी भर के देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद। आमंत्रित है राजेंद्र देवधरे जी दर्पण। स्वागत है। रेडियो दस्तक के काव्य प्रेमी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं राजेंद्र देवधरे दर्पण आज आपके बीच अपनी कविताएं लेकर उपस्थित हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है कलम की बगावत। मेरी कलम इनकार कर देती है लिखने से, नवयौवनाओं के सौंदर्य का वर्णन, उनके सुर्ख अधर मेघ श्याम केश के बारे में और इत उत इठलाते कटी प्रदेश के बारे में। किंतु कलम मुखर हो जाती है जब मैं निहारता हूँ नारी श्रम सौंदर्य को गगनचुंबी इमारतों की नींव में पसीना बहाते हुए। बहुत खूब देवधरे जी। तपती दोपहर में उसे सिर पर बोझा उठाते हुए,
मेरी कलम बोथरी हो जाती है जब मैं लिखने बैठूं। चांदी का चम्मच मुंह में पकड़े बच्चे के प्रशंसा गान के लिए, जन्म दिवसों पर बच्चों के बहाने दिखाती झूठी शान के लिए, महंगे कॉन्वेंटी स्कूलों में दाखिला सिर्फ अपने मान के लिए। किंतु कलम धारदार हो जाती है जब मैं देखता हूँ मजदूर माँ के बच्चे को अंगूठा चूस कर भूखे सोते हुए, पॉलीथीन बीनते अर्धनग्न बच्चों को भविष्य खोते हुए, चाय की गुमटियों पर बचपन को झूठे गिलास धोते हुए। मेरी कलम छटपटाती है कर्ज के बोझ से मरते देख देश के अन्नदाता को, दहेज से परेशान जवां बेटी के बूढ़े बाप और बेरोजगार भ्राता को, शीला की जवानी पर झूमती नई पीढ़ी को और जिगर की आग से जलाते देख बीड़ी को, जन सेवकों को सूटकेसों में करेंसी ढोते हुए, जमाखोरों और महंगाई की साठगांठ होते हुए। तब मैं भी चाहता हूँ ऐशो आराम, सुख, चैन और प्रसिद्धि के हार पाना चाहता हूँ, अकादमिक पद और साहित्य के बड़े पुरस्कार चाहता हूँ, किसी चालबाज नेता की चापलूसी में कलम चला दूं, स्वार्थ के साहित्य के चरण चुंबन में खुद को जला दूं। मगर तब मेरी कलम लामबद्ध हो जाती है मेरे ही विरुद्ध मुर्दाबाद से और बचा लेती है मेरे अंदर के साहित्यकार को आत्महत्या के अपराध से। रेडियो दस्तक के सुधी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं राजेंद्र देवधरे आपके बीच अपनी कविता आज़ादी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज़ादी के कई रूप है, कई रंग है, आइए देखते हैं कैसे कैसे ढंग है। हमने एक कॉलेज गर्ल से पूछा जिसके कपड़ों का स्टाइल था ऊंचा कि क्या है आज़ादी के मायने, क्या कभी बताया आपके बाबा और आई ने। उसने अपनी लिपस्टिक डिबिया खोली यानी रंगे हुए अधरों से बोली कि पुराने फैशन में बड़े लफड़े हैं, हमने चीर को चीर कर दिया टुकड़े टुकड़े हैं, तोड़ा हमने दुशासन का एकाधिकार है, देखो आज वह खड़ा बेरोजगार है। छोटे कपड़ों पर वह और क्या छोटापन दिखाएगा, अरे अब तो शर्म के मारे कभी नजर नहीं उठाएगा। हम एक क्रिकेटर से बोले कि कृपया आज़ादी के महत्व को तोलें, तो वह बोला हम क्रिकेट मॉडलिंग के लिए खेलते हैं, गेंद को भले ही छोड़ें लेकिन विज्ञापन को झट से झेलते हैं, हरे हरे नोटों की खेती के लिए विज्ञापन ही जरूरी खाद है, इसलिए क्रिकेट के घोड़े पर बैठकर हम मॉडलिंग के लिए आजाद हैं। बहुत अच्छा। हमने गृहस्थ महिलाओं से पूछा जो बैठी थी बनाकर टोली, उनमें से एक यूं बोली कि वैसे तो हम ही घर की धुरी है, दुनियादारी हमसे अधूरी है, सुबह शाम के काम से हो जाती हम पस्त हैं, फिर भी अपनी दुनिया में हम मस्त हैं, पर ये आज़ादी वाजादी तो भैया पप्पू के पापा ही तुम्हें बताएंगे, जब वे दोस्तों में मौज मस्ती करके आधी रात गए घर आएंगे। हमने एक नेता की देखकर झक सफेद खादी, पूछा क्या है आज़ादी। वे बोले यूं तो आज़ादी का आनंद विपक्ष में बैठकर भी आता है, जब अपना दल संसद में धूम नारेबाजी और देश को बंद कराता है, पर आज़ादी का अर्थ तो तब है प्यारे जब कुर्सी रानी से हो अपने वारे न्यारे, कुर्सी पर बैठकर तो बिकने का मजा ही कुछ और हो जाता है, और कुर्सी के वियोग में प्यारे आज़ादी का मतलब ही खो जाता है। बिल्कुल। एक आधुनिक पढ़ी लिखी महिला जो कपड़ों से ढकी थी आधी, हमने पूछा क्या है आज़ादी। वह बोली शहर की हस्ती हूँ मैं नामी, मैंने किसी की नहीं की गुलामी, दिन में किटी पार्टी रात में वुमेन्स क्लब है, अपने को फुर्सत मरने की कहाँ अब है, इसलिए बच्चे भले ही ऊपर के दूध से पाले हैं, मगर रखे सदा महंगे नौकरों के हवाले। पति बिजनेस में, बच्चे फ्रेंड्स में और मैं पार्टियों में व्यस्त हूँ, सबके साथ मैं भी मस्ती में मस्त हूँ, यही सच्ची स्वतंत्रता का स्वाद है, आजाद ख्याल है इसलिए आजाद हैं। और अंतिम पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। तो दोस्तों आज की आज़ादी की यह नई कहानी है जिसमें न कोई भगत, न बिस्मिल, न झांसी की रानी है, न झांसी की रानी। बहुत खूब देवधरे जी, बहुत खूब। वर्तमान परिस्थिति पर टिप्पणी करते हुए राजेंद्र देवधर जी को हमने सुना। दोस्तों आज हमारे रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं आशा करती हूँ कि रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को इन रचनाओं को सुनकर बहुत आनंद आया होगा। अगर आपके मन में इस कार्यक्रम को लेकर कोई भी विचार या सुझाव हो या आप भी अपनी रचनाएं हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं
रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयर चैट और यूट्यूब पर। तो दोस्तों, आपकी दोस्त काव्या को दीजिए इजाजत आपसे विदा लेने की, लेकिन हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी की अन्य कड़ियों में। तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।